चलिए दोस्तों, अब अपन बात करने वाले हैं पॉलिटी के दूसरे सेक्शन की। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने पॉलिटी के कुछ बेसिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था और इस पूरे चैप्टर को, जो फर्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे पूरा इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में। देखो 1857 रिवॉल्यूशन के बारे में जो डिटेल स्टडी है वो अपन हिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज आया, इससे पहले क्या आते थे, इससे पहले सारे जो एक्ट थे वो चार्टर एक्ट थे। ठीक है, लेकिन 1857 के बाद डायरेक्ट क्राउन का रूल आ गया था। डायरेक्ट क्राउन का रूल आने की वजह से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, और यहाँ से जो इंडियंस को ज़्यादा सुविधाएं दी जाने लगी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ उनको। ठीक है, तो अब अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक है, कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी हुई। वी.डी. सावरकर ने ये बुक लिखी है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में हम कंप्लीट हिस्ट्री में बात करेंगे। चलिए अब अपन बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, जो है जहाँ से अपन ये पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था कि इस एक्ट में एक तो डायरेक्ट क्राउन रूल आ गया था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब किसका रूल आ गया था, अब आ गया था डायरेक्ट क्राउन का। ठीक है, तो जो अथॉरिटी काम कर रही थी इंडिया के अंदर वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वो किसकी रिस्पॉन्सिबल थी, वो थी डायरेक्ट क्राउन की। ठीक है, जो भी सिस्टम वहाँ चल रहा था, क्या मतलब कितनी कमाई कर रहे हैं वो, किस तरह वो रूल कर रहे हैं इंडिया पे, वो सब उन्हें किसको जवाब देना पड़ता था, डायरेक्टली क्राउन को जवाब देना पड़ता था। अब इसमें क्या किया था, जो गवर्नर जनरल था, इससे पहले आपको बताऊँ, पहले गवर्नर, मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। पहले गवर्नर की बात हुई थी, बंगाल का गवर्नर, क्योंकि पहले बंगाल में ही रूल कर रही थी। तो कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, किसको, वारेन हेस्टिंग को। यहाँ तक अपन क्या कर रहे थे, बंगाल पे ही रूल कर रहे थे। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रॉड लेवल पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और कौन बने थे पहले, विलियम बेंटिक। ये मैं बार बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो जो गवर्नर जनरल था उसको अब क्या बना दिया गया, वायसराय। और फर्स्ट वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वायसराय बनेगा वही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा वो लास्ट क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो मतलब सिस्टम में चेंज होता है, जो पहले से रूल कर रहा है उसी को दिया जाता है, क्योंकि उसे एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होती है। ठीक है, तो जो वायसराय बनाएंगे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और कई बार डायरेक्टली सवाल पूछा गया है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, जो क्राउन थे उन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उनको अबॉलिश कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था इन दोनों को अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश करने मतलब ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें हैं वो दिक्कतें करने लगी थी। क्योंकि पॉलिटिकल फंक्शन, आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था, पॉलिटिकल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब पॉलिटिकल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और जो कमर्शियल फंक्शन थे उनके लिए क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये अपनी मनमानी करने लग गए थे। इसमें जो मेंबर्स होते थे वो अपनी मनमानी करने लग गए थे। ठीक है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि पॉलिटिकल जो फंक्शन था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें कितने मेंबर थे, तो 6 मेंबर थे। उसके बाद मेंबर बढ़ाए गए, इनिशियली 6 मेंबर थे। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। इसके बाद जो एक्ट आया वो था इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अच्छा, इस एक्ट में क्या था, अब जो पावर है वो आपको पता किसके पास आ गई, क्राउन के पास। ठीक है, और क्राउन ने क्या किया कि एक जैसे होता है कि किसी को एक हेड बना दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि पूरा जो हमारा पॉलिटिकल फंक्शन है वो पूरा किसके द्वारा कंट्रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। वो हेड है, फिर उनके नीचे कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उनके नीचे कैबिनेट सचिव होते हैं, वो सभी का अलग प्रोसेस होता है। लेकिन हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अब क्या किया गया, जो ये मेंबर बनाएगी उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया गया। एक पर्सन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया जो रिस्पॉन्सिबल था इन सब के लिए, और उसके नीचे 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाएगी जो उनको सलाह देती थी, उनके नीचे काम करते थे। ठीक है, और हेड कौन होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, डायरेक्ट क्राउन को रिस्पॉन्सिबल था वो। ठीक है, अब जो
क्या किया गया फिर, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो एस्टेब्लिश की गई कहाँ, सेंटर और प्रोविंस में। मतलब जैसे आज अपन देख रहे हैं कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, वैसा ही सिस्टम लगाया गया। अलग अलग राज्य मतलब एक प्रोविंस बना दिए गए, उनके ऊपर एक हेड बिठा दिया गया, वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई और एक पूरा सबके मिला के एक यूनियन काउंसिल बना दी गई। ठीक है, जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर इंडियन का रिप्रेजेंटेशन आया था, वो कब आया था, 1861 में। ये भी डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो कब था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब 1892 में सीधा और सिंपल एक ही सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखो आपसे अगर ऐसा पूछा जाता है कि इलेक्शन की प्रोसेस सबसे पहले कब स्टार्ट हुई, तब भी आप यही कहोगे, मतलब इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, लेकिन पहली बार इलेक्शन की प्रोसेस है वो 1892 में स्टार्ट हुई थी। अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कुछ जगह पे अथॉरिटेरियन नियुक्त कर दिए, जैसे किसी अपॉइंट कर दिया, जैसे मान लीजिए कि ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे स्पेस पे अलग अलग व्यक्ति को, इंडियंस को या फॉरेनर्स को अपॉइंट कर दिया गया। फिर जो उन सबको मतलब उनके जो अराउंड जो कार्य है वो सब ध्यान में रखता था वो। अब उन्हीं बंदों के वोटिंग कर रही, मतलब कम से कम एक वोटिंग तो स्टार्ट हुई ना, वोटिंग प्रोसेस तो स्टार्ट हुई सबसे पहले, और वो लोग क्या करते थे, वोट करते थे। ठीक है, वैसे ये अपॉइंट तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही होते थे, लेकिन एक इनडायरेक्ट प्रोविज़न आ गया था इलेक्शंस का। ठीक है, और सबसे पहले बजट डिस्कसिंग पावर दिए। बजट डिस्कसिंग पावर मतलब कि जो पार्लियामेंट था वहाँ पे बजट के बारे में बजट सुनाया जाता था पूरा वित्त मंत्री के द्वारा, और फिर होता क्या था, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता था उस बजट के ऊपर क्वेश्चंस भी लेता था। आज भी होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी यही है, पार्लियामेंट में क्या होता है कि एक बार पहले बजट बोल दिया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, उसके बाद एक बजट सेशन होता है जिसके अंदर बजट के ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं विपक्ष के द्वारा। ठीक है, और पार्टी के द्वारा, जो भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा। वही सेम प्रोसेस था, वहाँ पे भी बजट पे क्वेश्चंस किए गए, भाई ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, यहाँ डेवलपमेंट करवाना चाहिए, आप वहाँ करवा रहे हैं, ये सब बातें होने लगी, और इस पर प्रॉपर फाइनेंस सेक्रेटरी रिप्लाई देता था। तो एक तरीके से धीरे धीरे इंडिया में जो ब्रिटेन में जो सिस्टम था एक तरीके से पार्लियामेंट्रियन, वैसा ही सिस्टम इंडिया में भी लागू होने लग गया था। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो मैं आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ लिखा है, ये इससे बाहर जो टेक्निकल बंदे हैं उनके लिए इससे बाहर नॉन टेक नहीं आता है, पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है उसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि मोरले मिंटो ही उस टाइम जो हेड था, सेक्रेटरी बनाया जाता था। हम बात की अभी अपने पहले कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जो रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिशर्स क्राउन के, तो जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया उसको कौन था, मोरले मिंटो, और उसीलिए उनको क्या कहा गया, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया। ठीक है, अब ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो किसने बनाया था, अरुंडल कमेटी। आज भी होता है कि जैसे कोई भी हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, या फिर अभी आप देखोगे किसी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बनाने हैं, या बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है वो डिसाइड करनी है, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी में जैसे 5 मेंबर होते हैं तो एक को हेड बनाया जाता है, और उसी को जो उस पूरी कमेटी है उस हेड के नाम से जानी जाती है। वैसे ही अरुंडल था, उसने ही पूरी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसलिए इसे अरुंडल कमेटी रिपोर्ट पे बेस बताया गया। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1861 में आ गया था, जिससे पहले अभी अपन ने बात की थी। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन पहले कौन था, तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये थे, ये सबसे पहले रिप्रेजेंट, ये लॉ मेंबर थे। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज चाहिए होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो आप जो आज भी अपने सिस्टम में एमएलए एमपी बनते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव में जो सिस्टम को पूरा प्रोसीड करते हैं तो उनके लिए अच्छी नॉलेज चाहिए, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। तो किसको बनाया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया एग्जाम में। इसके बाद अपन बात करते हैं, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो यही पूछा गया कि सबसे पहले सेपरेटिज्म के बीज कहाँ बोए गए थे, क्योंकि सबसे पहले जो मुस्लिम के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की जो डिमांड है वो की गई थी किसमें, 1909 के एक्ट में, और इसे मोरले मिंटो रिफॉर्म का मतलब समझ लीजिए सबसे खतरनाक पॉइंट इसी को कहा गया है, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्रिटिशर्स ने हमेशा डिवाइड पॉलिसी खेली है। ठीक है, और वही पॉलिसी से उन्होंने ये एक्ट लाया था, और इस पर कहा भी था मोरले मिंटो ने कि जो हम आज बीज बो रहे हैं, जो सेपरेटिज्म के बीज आज बोए जा रहे हैं उसके भविष्य में बहुत ही घातक परिणाम होंगे, और हुए भी। जो अलग से पाकिस्तान बना है वो इसी का रिजल्ट है, क्योंकि जब शुरुआत कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे हुई होगी, हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा तैयार किया गया था, और उसी के बेस पे लास्ट में पाकिस्तान भी बना था। कोई भी सेपरेटिज्म की बात है, उसकी एकदम से सेपरेटिज्म क्रिएट नहीं होता कि भाई अलग से पाकिस्तान की डिमांड होगी, नहीं, उसमें धीरे धीरे टाइम लगता है। और आप देख लीजिए 1909 में
हिंदू मुस्लिम का खेल स्टार्ट हो गया था, इससे पहले नहीं था। और इसको कहा 1947, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स लग गए और फिर अलग से पाकिस्तान बन गया था। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, ये भी इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रूल। अभी मैंने आपको बताया था उस वक्त ये थे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जो रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो इसीलिए इनको रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को बहुत अच्छा बताया। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जो इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया बाई कैमरलिज्म मतलब 2 पार्लियामेंट, विधानसभा जो अलग से बनाई गई थी प्रोविंस के लिए, और जो पार्लियामेंट होती थी वो सेंटर के लिए, यूनियन के लिए, ठीक है, जो सभी को कंट्रोल करती थी एक साथ। उसके बाद यूनियन बजट को सेपरेट कर दिया प्रोविंशियल बजट। अब बजट अलग अलग पेश होने लगा, विधानसभा में अलग बजट पेश होने लगा, और केंद्र का बजट है वो जो आज होता है वैसा ही कब 1919 में अप्लाई कर दिया था। नेक्स्ट था प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट। अब डायरेक्ट इलेक्शन होने, देखो डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए, लेकिन आपको पता है डायरेक्ट इलेक्शन भी ऐसे स्टार्ट नहीं हुए थे कि इंडिविजुअल व्यक्ति वोट दे सकता था, ये ध्यान रखने की बात है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये था कुछ जो हाई प्रोफाइल लोग थे वही वोट कर पाते थे, लेकिन एटलीस्ट इस बार ब्रिटिशर्स के चुने हुए व्यक्ति वोट नहीं करते थे। जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे, जो इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई उस वक्त होते थे अलग अलग हाई प्रोफाइल पर्सन, तो वो लोग वोट करते थे। तो एक तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन यहाँ स्टार्ट हो गया था। और पब्लिक सर्विस कमीशन PSC इसकी स्थापना कब की थी, 1919 में। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन किसका रिफॉर्म था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था और 1919 में आया था, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो टर्म है वो क्या यूज किया गया, रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का जो टर्म है वो पहली बार यूज किया गया। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आप 1-2 बार इनको रिवीजन करेंगे तो यही क्वेश्चंस डायरेक्ट, इससे बाहर आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर डीप में पढ़ोगे तो आपको UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके नॉन टेक्निकल में सिर्फ 5 से 10 सवाल आते हैं, उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक सीधा सवाल पूछा जाता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सबसे ज़्यादा बेस क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है 1935। इसी एक्ट पे पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम पार्ट इसी से लिया गया। तो इसलिए कई बार पूछते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा लिया गया, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया गया था, सेंटर और स्टेट के अलग अलग पावर को डिवाइड किया गया कि क्या सेंटर की अथॉरिटी होगी, क्या स्टेट की अथॉरिटी होगी, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया जो काउंसिल बनाई गई थी 15 मेंबर की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे, उसको अबॉलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि अब अलग से स्टेट बन गया है, सेंटर बन गया। एक तरीके से पूरा ब्रिटिशर्स ने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था कंट्री को विद कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद फेडरल कोर्ट बनाई गई दिल्ली में, जिसमें कोई भी सुनवाई होती थी पूरे ऑल ओवर कंट्री, ऑल अक्रॉस कंट्री में अगर कोई केस होता था उसकी सुनवाई फेडरल कोर्ट, जिसे आज अपन सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन सबका यही होता है। अगर कहीं भी उनको न्याय नहीं मिलता तो वो फाइनल डेस्टिनेशन का सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसा ही फेडरल कोर्ट होता था दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू ने इसको, ये सब कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा गया। अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, ये एक नया चार्टर एक्ट है गुलामी का, मतलब, ठीक है। मतलब अब उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू का कहने का सेंस ये था कि इन्होंने अब पूरा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है। अब इन्होंने मतलब हायर पोस्ट पे ये रहेंगे, कंट्रोल देश को ये करेंगे, नीचे हम सबको मिनिस्ट्री दे देंगे, ये सब कर देंगे, लेकिन मतलब है तो गुलाम ही ना अपन, क्योंकि जो अपने ऊपर जो रूल कर रहा है वो तो ब्रिटिशर्स क्राउन है। तो इसलिए उन्होंने कहा इसे न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी इसे कहा था, ठीक है। और ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आता है, ये भी सवाल पूछा गया है कि 321 आर्टिकल्स है, 10 शेड्यूल है, 14 पार्ट्स। देखो मैं जब आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। 3 सवाल हैं, 3 क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितने आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट्स थे, ठीक है। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल थे, कितने आर्टिकल्स थे, और अब जब करंट में कितने आर्टिकल्स, शेड्यूल और पार्ट्स, इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिए, 321 आर्टिकल्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, 10 शेड्यूल थे और 14 पार्ट्स थे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बीच में लिया है, इसका रीज़न ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसकी सबसे पहले डिमांड देखो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में कर दी थी। अब देखो किसी भी चीज़ को प्रोसीड होने में कितना टाइम लगा ये आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है इन सबको लागू करवाने में। तो 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की गई, ठीक है। फिर 1934 में M.N. रॉय ने की, ठीक है। फिर 1935 में ऑफिशियली डिमांड किया इन्होंने, पार्लियामेंट में ऑफिशियली डिमांड किया कि भाई हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे। और फिर 1940 में
ब्रिटिशर्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हाँ आपको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए दिए जाने की पूरी एक कमेटी गठन की जाएगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1940 में एक्सेप्ट कर ली थी। अब 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसकी मैं आगे बात करूँगा। उसका मेन उद्देश्य यही था, ब्रिटिशर्स से कहा था भाई 1940 में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 6 साल बाद उन्होंने वो तीनों कमेटी दी जिसमें 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस, इनसे भी आगे अलेक्जेंडर, इनसे भी बात करेंगे अपन आगे। तो उन तीनों का काम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण करना, ठीक है। और उसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अभी इसके सारे आपको कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जो कंप्लीट, लास्ट मीटिंग है 24 जनवरी 1950 की हुई थी। ये सब आप आगे पढ़ोगे, टोटल 11 सेशन हुए थे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये सब अपन आगे बात करेंगे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका भी सवाल कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आया। और जो परमानेंट एवन बने थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान की। कैबिनेट मिशन प्लान है वो 1946 में आया था। आपको पहले मैंने अभी बताया 1940 में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड को, ठीक है। और 6 साल में उन्होंने ये कैबिनेट मिशन प्लान में 3 जो वकील थे उनको भेजा, एक पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये भी सवाल डायरेक्ट पूछा गया, इनमें से कौन सा है जो कैबिनेट मिशन प्लान में नहीं था, और 3 नाम दे देते हैं, एक और अलग दे देते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या था, इसका काम था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और उसे आज़ादी एक तरीके से, मतलब अब ब्रिटिश ने तय कर लिया था कि भाई अब इंडिया को हमें आज़ाद करना है, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इंडिया को। तो उन्होंने कहा हम आपको आज़ादी दे देंगे कॉन्स्टिट्यूशन बना के एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द मिशन वाज टू हेल्प इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। कैबिनेट मिशन है उसने रिजेक्ट कर दिया गया था सेपरेट असेंबली ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। अब देखो 1946 में जिन्ना ने कह दिया था कि हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने ये रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो गई कि फाइनल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा अलग से पाकिस्तान के लिए। चलिए अब लास्ट जो एक्ट है वो कौन सा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये लास्ट प्लान था ब्रिटिश का, माउंट बैटन का प्लान था, 3 जून प्लान भी कहते हैं इसको, माउंट बैटन का प्लान था, ठीक है, जिसमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसको दी गई, पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग अलग टीम गठित की गई दोनों के लिए, ठीक है। और एक तरीके से आप सोच लीजिए कि अलग से पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया था उस टाइम, ठीक है। अब इससे अगले वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या होने वाला, देखिए इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे हमें आज़ादी कब मिली, 18 जुलाई 1947 को ऑफिशियली हमें आज़ादी मिल गई थी। इस डेट्स के बारे में बात करेंगे, कब आज़ाद हुए थे, हम लिखते हैं 15 अगस्त, पाकिस्तान कब हुआ था 14 अगस्त, जब कब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 नवंबर, ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो इन सब डेट्स के बारे में और उनके पीछे जो हिस्ट्री है इन सब के बारे में अपन बात करने वाले इससे अगले सेक्शन में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ आपको पॉइंट्स लिखे हैं इन सबको आप एक बार अच्छे से डिटेल स्टडी करें, ठीक है। जो पॉइंट लिखे हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट याद करें। इससे बाहर आपका कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल नहीं आएंगे किसी भी एग्ज़ाम में। जैसे एसएससी जेई ले लो, कोई भी स्टेट जेई एग्ज़ाम हो, ठीक है। और मेरी जानकारी में तो आप किसी भी नॉन टेक का एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी, लाइक एसएससी के सीजीएल या एसएससी के कोई भी अदर एग्ज़ाम है, एमटीएस, ठीक है, उन सब में ये जीके आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। चलिए अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो अभी के लिए थैंक यू। तो ओके गाइस, बाय, थैंक यू। अब एक जो आपसे मेरी उम्मीद है और आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान भी देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बीच में थोड़ा टाइम मैं कुछ पर्सनल काम में बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब आगे कंटिन्यू वीडियो बनते रहेंगे। ओके, थैंक यू।